Hello. Today I will teach you about the Elizabethan poetry. First we see the introduction. The first great age of the English language was during the reign of Queen Elizabeth from 1558 to 1603 in England, named after the monarch. इंग्लिश भाषा की प्रथम एज तो एक गोल्डन एज है जो महारानी एलिजाबेथ के नाम से जो 1558 से 1603 तक जानी जाती है, उनके नाम पर यह एज का नाम रखा गया। The Elizabethans produced some of the biggest marvels of English literature in history. इस एज ने बहुत ही अच्छे बहुत ही बिगेस्ट मार्वल्स मतलब होता है बहुत ही विद्वान, बहुत ही विद्वान लोगों को अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रोड्यूस किया। तो इस की सबसे ख़ास बात है कि ये जो एज है वो महारानी एलिजाबेथ के नाम से, जिसकी टाइमिंग 1558 से 1603 तक की है। और इस एज को अंग्रेजी साहित्य का एक गोल्डन एज कहा जाता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ इटली, फ्रांस एंड स्पेन ऑन इंग्लिश लिटरेचर कंटिन्यूड इन द एज। इस युग पर इटली, फ्रांस और स्पेन का प्रभाव लगातार पड़ता रहा। Drama, novels and poetry all enjoyed a golden age of literature, along with fine arts, science and philosophy. दर्शन हो, विज्ञान हो, फाइन आर्ट हो, ड्रामा हो, चाहे नॉवेल्स हो, चाहे पोएट्री हो, सब चीज़ें इस गोल्डन एज में अपना विस्तार देती गई। However, poetry together drama emerged as the most popular form. जिस प्रकार से ड्रामा के साथ साथ वैसे ही पोएट्री ने भी एक पॉपुलर फॉर्म का रूप इमर्ज किया। जिनमें एक सबसे अहम नाम आता है विलियम शेक्सपियर। ये नाम याद रखें, शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, वाल्टर रेली, क्रिस्टोफर मार्लो और सम ऑफ पोएटिक ल्यूमिनरीज ऑफ द एज। ये इस युग के बहुत ही अच्छे पोएटिक ल्यूमिनरीज हैं, ख्याति प्राप्त विद्वान हैं, प्रकाश पुंज है। अब देखते हैं इस एज में किन किन फॉर्म्स का ज़्यादा प्रयोग हुआ। तो सबसे पहले द सोनेट फॉर्म विच बिकेम द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ पोएट्री। पोएट्री का सबसे डोमिनेंट फॉर्म जो है वो है सोनेट, जो इस एज में सबसे ज़्यादा प्रेफर किया गया, सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड स्टाइल थी। विशेष तौर पे शेक्सपियर हिमसेल्फ, थोड़ा पे गलत लग गया, 168 की बजाय 154 सॉनेट्स लिखा। डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव पोएट्री भी लिखी। इन्होंने सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया है। शेक्सपियर created a new kind of sonnet, the Shakespearean sonnet, इसको इंग्लिश सॉनेट भी कहते हैं। This was different than the more widespread form.
द पेट्रार्कन सॉनेट ब्रॉट फ्रॉम इटली बाय थॉमस व्याट। उस समय सबसे ज़्यादा चलन पे थी एक सॉनेट की पुरानी फॉर्म जिसका नाम था पेट्रार्कन, जिसको थॉमस व्याट इटली से लेकर आए थे। यहाँ पर जब भी लिखे तो दोनों फॉर्म सॉनेट की जो होती हैं, मतलब इंग्लिश सॉनेट और पेट्रार्कन सॉनेट, दोनों का जिक्र करें। एलिजाबेथन सॉनेट्स हैव एन इयाम्बिक पेंटामीटर। इंग्लिश सॉनेट सबसे खास बात होती है इस पर एक मीटर यूज़ किया जाता है, इसका नाम होता है इयाम्बिक पेंटामीटर। इयाम्बिक पेंटामीटर, इयाम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है पंचपदीय। और सॉनेट में कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स विद ए राइम स्कीम ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी जी। द राइमिंग स्कीम ऑफ इंग्लिश सॉनेट ए बी सी डी ई एफ जी जी। These are called 3 quatrains. Quatrains AB first quarter and CD second and EF third, and last GG is called couplet. This is the structure of English sonnet. And in this way, if you see the structure of Petrarchan sonnet, its rhyme scheme is A B A and A B A and C D E. This is the rhyming structure of Petrarchan sonnet. हम देखते हैं एक नाम है एडमंड स्पेंसर का। सबसे अहम नाम है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ पोएटिक डिक्शन। इंग्लिश का जो पोएटिक डिक्शन है, उनके फादर कहे जाते हैं एडमंड स्पेंसर। इनको पोएट्स ऑफ पोएट भी बोला जाता है, कवियों का कवि। रोड द फेमस पेन, उन्होंने बहुत ही फेमस कविता लिखी है जिसका नाम है द फेरी क्वीन। इसी एज में लिखी गई, विच इंट्रोड्यूस्ड द स्पेंसेरियन स्टेंजा। इसने एक नए प्रकार के स्टेंजा को इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम है स्पेंसेरियन स्टेंजा। इन्हीं के नाम से स्टेंजा का नाम रखा गया, जिसमें 8 इयाम्बिक पेंटामीटर होते हैं। दिस स्टेंजा कंसिस्टिंग ऑफ 8 इयाम्बिक पेंटामीटर, लाइन्स फॉलोड बाई एन अलेक्जेंड्राइन इयाम्बिक हेक्सामीटर। हेक्सा मीन्स होता है जिसमें ये पंचपदी होते हैं, और हेक्सा 6 पदी होता है, हेक्सा। इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी सी सी। तो इस एज में स्पेंसेरियन स्टेंजा का भी विशेष यूज हुआ। फॉर्म की बात करते हैं, आगे बात करेंगे स्टाइल की। एलिजाबेथन पोएट्स जो भी थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया ब्लैंक वर्स का, एक मीटर ऑफ चॉइस फॉर एडिंग मोर ड्रामा टू द टेक्स्ट।
टेक्स्ट में और ज़्यादा ड्रामा ऐड हो जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कवियों ने, ज़्यादा से ज़्यादा पोइट्स ने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया। इसकी खास वजह थी इट फ्रीड द पोइट्स फ्रॉम द क्लचेज ऑफ मेकिंग एवरीथिंग राइमिंग। कवियों को उस क्लचेज से, उस जकड़न से छुटकारा मिले जो हर चीज़ को राइमिंग बनाती, आवश्यक नहीं राइमिंग ही हो। इट वॉज यूज्ड profusely in drama as well by the likes of Shakespeare and Christopher Marlowe, and survived far beyond the Elizabethan era with the works like John Milton's Paradise Lost and William Wordsworth's Prelude। विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रेल्यूड, चाहे जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट हो, एलिजाबेथान एज का एक शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, इन सब ने इस स्टाइल को, ब्लैंक वर्स की स्टाइल को फॉलो किया। कुछ नाम है, इनको अवश्य याद रखें। शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो, और इसके बाद में आगे जो भी आए, जैसे जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा और विलियम वर्ड्सवर्थ, हालांकि ये रोमांटिक एज के हैं। प्रेल्यूड कहने का मतलब इस स्टाइल को फॉलो किया, ब्लैंक वर्स को फॉलो किया। नेक्स्ट, द एज इज रिनोव्ड फॉर इट्स bewitching lyrics like Sir Philip Sidney's Astrophel and Stella। ये एज अपनी एक बीवचिंग लिरिक्स के लिए जानी जाती है। बीवचिंग लिरिक्स का मतलब है बहुत अत्यधिक सुरीलापन। जैसे सर फिलिप सिडनी की एक रचना है एस्टोफेल एंड स्टेला, और चाहे शेक्सपियर की कविताएं लाइक वेनस एंड एडोनिस, एक लंबी कविता है इनकी। और इन सब की सबसे खास बात है, इसको ध्यान रखें, सर फिलिप सिडनी की एस्टोफेल एंड स्टेला और शेक्सपियर की वेनस एंड एडोनिस। सबसे खास चीज़ है डबल इंटेंडर्स was the most adored device of the Elizabethan poets। एलिजाबेथान कवियों की सबसे खास चीज़ थी डबल इंटेंड्रेस। डबल इंटेंड्रेस का मतलब होता है दोहरा अर्थ। इट कंप्राइजेज वर्ड्स और फ्रेजेस विद ड्यूल मीनिंग्स। वर्ड या फ्रेजेस कोई भी यूज़ किए गए जिनमें ड्यूल मीनिंग होती थी, दोहरी मीनिंग होती थी। ए मीनिंग, explicit meaning and an implicit secondary one which was more sensual। मीनिंग्स का मतलब होता है सौम्य, सौम्य, और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है सुगम, जिसका मीनिंग होता था। और एक इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंतर्निहित। नेक्स्ट देखते हैं बिगनिंग ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री एट द फार एंड ऑफ द एलिजाबेथान एज। एलिजाबेथान एज का जब सबसे लास्ट समय चल रहा था, उस समय उसी एज में एक एज शुरू हुई जिसका नाम था जैकोबियन एज। एक ग्रुप कॉल्ड, इसी का एक ग्रुप था जिसका हम पीछे जिक्र कर चुके हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स। ये भी बहुत ही बिकेम फेमस विद द यूज ऑफ स्टार्क इमेजरी इन प्लेस। ज़्यादा से ज़्यादा इमेजरी का, स्टार्क, बहुत कठोर इमेजरी का प्रयोग किया। एक म्यूजिकल लिरिक्स ऑफ द प्रीवियस एज, जैसा कि जब एज की शुरुआत हुई थी तो इसमें म्यूजिकल लिरिक्स यूज़ किए गए थे, और जब एज की समापन हुआ तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्क इमेजरी, ज़्यादा से ज़्यादा काल्पनिक चित्रण किया गया। जॉन डन पॉपुलराइज्ड द मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉन डन ने
मेटाफिजिकल पोइट्री को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया अर्ली इन द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में। हिज रिलीजियस पोइट्री एंड ड्रामेटिक रिलीज्म, कलोक्वियलिज्म एंड हाँ, इनका जो धार्मिक कविता है, ये जो ड्रामेटिक रियलिज्म है, कलोक्वियलिज्म है। कलोक्वियलिज्म का होता है बोलचाल की भाषा, सुने, कलोक्वियलिज्म। बोल चाल की भाषा। तो एलिजाबेथन का ही एक सीरियल चलता रहा, जैकोबियन एज आया, उसके बाद मेटाफिजिकल पोइट्री की जो बिगिनिंग थी वो हो गई। इस प्रकार से एलिजाबेथन एज का धीरे धीरे समापन हो गया। ये थी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिजाबेथन पोइट्री। Now we can revise the first we see the name of the age, Queen Elizabeth. From 1558 to 1603. And next, the most famous poets and dramatists of this age. They were William Shakespeare, Edmund Spenser, Philip Sidney, Walter Raleigh, Christopher Marlowe. And next, the most important form, it was the sonnet form, and in the sonnet form, Shakespearean sonnet or English sonnet. And next, the rhyming scheme of this sonnet, A B A B, C D C D, E F E F, G G. It has 3 quatrains and a couplet. Edmund Spenser, a famous name of this age, was called the father of poetic diction or poet's poet, who wrote the Fairy Queen. It was also a famous luminous of this age. And next, the Spenserian stanza. Spenserian stanza, which consists at iambic pentameter. Next, if we see the style of this is, we find the most use of blank verse, and it can be seen in Shakespeare, Christopher Marlowe, and survived for beyond the Elizabethan era with the works like John Milton in Paradise Lost and William Wordsworth in Prelude.
इस प्रकार से इसको हम तैयार कर लेंगे।